जोशीमठ की तरफ। और भाई देखो यहाँ पर ये ग्लेशियर, पूरा पूरा ग्लेशियर है। और यहाँ से तो अभी मैंने पेट्रोल वाले जो भाई है ना उनसे पूछा कि भैया ये बताओ कि पेट्रोल वगैरह मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो वो बता रहे कि भाई ये समझो कि आज तो मिल भी रहा है, कल तो आई नहीं थी गाड़ी, नीचे से नहीं आ रही गाड़ी। हल्की हल्की सी ना आँख मेरी भारी होने लगी थी। तो इस समय अगर किसी को पेट्रोल की इमरजेंसी पड़ जाए तो वो कहाँ ही जाए। ये चढ़ गए हम मनाली की ओर। चलो मनाली, फाइनली हमें दिखाई दे गया है मनाली, सामने मनाली है भाई देखो। अभी जो है टाइम 10:27 हो रहा है और अब हमने यहाँ से निकलने का निर्णय कर लिया है। अब हम सोच रहे हैं कि यार माना तो ना जाएं, कि माना जाएंगे थोड़ा और टाइम लगेगा, तो हम जल्दी से नीचे उतरते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आगे का क्या प्लान है। आप देख लो इस तरीके से हमारे होटल से बाहर का व्यू है। देखो वो जो पहाड़ है वो तो एकदम से ग्लेशियर ही है, पूरा पूरा ग्लेशियर है उधर तो। और इधर यहाँ पर मंदिर है और देखो वहाँ पर मंदिर है जहाँ पर मेरी उंगली है। और आप देखो ये लंबा लाइन लगा हुआ है वहाँ तक, इतना लंबा लाइन लगा हुआ है, मतलब कम से कम नहीं तो 2 किलोमीटर लंबा तो अब लाइन लगा हुआ है। तो भाई हम बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट है कि हमने रात को ही दर्शन कर लिए थे और अब हमने दर्शन करने का फैसला नहीं किया था। तो भाई निकल चुकी है अपनी गाड़ी। तो जय बद्री विशाल, फिर बुलाओगे तो फिर से आएंगे और इस बार कोशिश करेंगे पूरी फैमिली के साथ आए, मम्मी पापा के साथ भी आएँ। बस एक बार बद्री विशाल हमें बुलाएं। और अभी जो है हमारी डेस्टिनेशन देख रहे हो 786 किलोमीटर। अभी हम सोच रहे हैं थोड़ा हिमाचल की साइड जाएं, अगर टाइम से पहुंच पाएंगे तो। और अगर टाइम से पहुंच पाएंगे तभी हमारा जो प्लान है वो ड्रॉप नहीं होगा बीच में, अदरवाइज हमारा प्लान ड्रॉप भी हो सकता है। मतलब वो डिपेंड करता है क्या सिचुएशन रहती है। और ये कुछ रास्ते हैं जो शाम को हम आ रहे थे, देखो बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। अभी बद्रीनाथ से हम थोड़ा आगे ही बढ़े थे जोशीमठ की तरफ। और भाई देखो यहाँ पर ये ग्लेशियर, पूरा पूरा ग्लेशियर है और यहाँ से वाटरफॉल है, मतलब जल बह रहा है बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर भाई क्या ग्लेशियर है, मतलब आप पूरा पूरा बर्फ़ की सिल्ली है। तो देखो वहाँ पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा वहाँ भी चलेंगे, फ़ोटो वोटो खिंचाएंगे, चाय वगैरह के लिए बोल दिया है, चाय पियेंगे पहले। बन गई चाय हमारी, बन नहीं फिर इसके बाद मैगी। तो भाई अभी 11:24 और मैंने यही झरने से पानी निकाल कर अपनी गाड़ी वगैरह भी साफ़ कर लिया। मोस्टली साफ़ हो गई है, कहीं कहीं से साफ़ नहीं हुई है, जैसे यहाँ से मैं साफ़ नहीं कर पाऊँगा अभी, ये प्रेशर वॉश सही होगी। और अब चलते हैं, मैगी ब्रेक हो गया है, ब्रेकफास्ट हो गया है, चाय वगैरह पी ली है और हर्षु ने वाटरमेलन ले लिया। यहाँ पर सांस बहुत जल्दी फूलता है। तो अभी हम गोविंद घाट की जो पुलिस चौकी है ना या चेक पोस्ट है वहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है आपका बद्रीनाथ के लिए, जाने के लिए भी पूछ रहे हैं ये शायद। तो अभी देखते हैं कि क्या पूछते हैं, क्योंकि एक एक व्हीकल को रोक कर पूछ तो रहे हैं। हाँ निःशुल्क रजिस्ट्रेशन है, ये तो अच्छी बात है। और ये 5 साल से होने लगा है, जो लोग 5 साल से पहले आए होंगे तो उनको ये बात नहीं पता होगी। इन्होंने अभी हमारे जो व्हीकल है उसका नंबर नोट किया और फिर उसके बाद पूछा कितने लोग हैं। अरे ठीक है जाओ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो कल हो ही चुका था। अब ये व्हीकल नंबर से थोड़ा जांच कर लेंगे, देख लेंगे कि जो लोग ऊपर गए थे वो लोग नीचे कब आए हैं, वो आए भी हैं या नहीं, क्योंकि बॉर्डर सेंसिटिव एरिया है, मुझे तो ऐसा लगता है, इसलिए इन्होंने वापस से कंफर्म किया है कि वो लोग आए भी हैं या नहीं। 12:14 और हम लोग विष्णुप्रयाग पहुंच चुके हैं। 750 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस रह रही है और ऐसा बता रहा है गूगल मैप कि हम कल सुबह 6 बजे तक पहुंचेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि कल हम आराम से 12:30 बजे के आसपास तक पहुंचेंगे। 12:30 1-2 बजे तक, 2-3 भी बज जाए कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम थोड़ा सा हिमाचल में देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमें बर्फ़ मिलती है। तो दोस्तों फाइनली जोशीमठ जो मेन सिटी है वो आ चुकी है। मतलब बहुत जल्दी हमने जोशीमठ लगा दिया, क्योंकि कल तो काफ़ी जाम भी मिला था ना, इस वजह से जोशीमठ लग नहीं पाया था। अभी जो है 2:15 हो रहा टाइम और भी आयुषी पहले सन रेस्टोरेंट पर रुके हैं। थोड़ा दाल चावल वगैरह ट्राई करते हैं, थोड़ा खाना ट्राई करते हैं, खाना खाएंगे। ऑब्वियस बात है भूख लगी हुई है, हर्षु को भी भूख लगी हुई है। ये आ गई हमारी थाली और उधर ये हर्षु और उसकी मम्मी लेंगे और इधर मैं, और उधर है रोटियां। सुबह 2:51, लगभग 3 बज चुके हैं। काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया है, पेट पूरी तरीके से भर गया है, बस अब नींद ना आने लगे। अगर नींद नहीं आएगी तो मैं लंबी गाड़ी खींच दूंगा। आज तो खींचनी है और कल हमारा एंजॉयमेंट रहेगा। इस तरह के यहाँ पर भाई कहीं कहीं काम चल रहे हैं, जैसे देखो ये पूरा आधा रोड बंद किया हुआ है और आधा रोड चालू है। दोस्तों अभी हमारी लोकेशन बची हुई है 728 किलोमीटर, जिसे हम पार करने वाले हैं 16 घंटे में। अभी की टेम्परेचर की बात की जाए तो अभी टेम्परेचर हुआ है 35 डिग्री सेल्सियस और कल की ही बात है कि हम टेम्परेचर में थे 1 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर था और अभी हम बढ़ गए हैं 35 डिग्री सेल्सियस में। तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो गई है। ऐसा नहीं है कि पहाड़ों पर ठंडी होती है, पहाड़ों पर गर्मियाँ भी होती हैं। वो डिसाइड करता है कि आप कितने एल्टीट्यूड पर हो।
तो हमारी लोकेशन अभी बहुत ज़्यादा बची हुई है, 729 किलोमीटर के आसपास हमारी लोकेशन बची हुई है। मैं इनसे बोल रही हूँ कि बीच में हम रास्ते में कहीं पर आराम कर लेंगे, जहाँ पर भी नींद आएगी या थोड़ा बहुत हमें रेस्ट करना चाहिए, गाड़ी को भी रेस्ट चाहिए। लेकिन ये बोल रहे हैं कि नहीं, मैं मतलब आज मतलब एक चैलेंज है कि जल्दी से जल्दी इस लोकेशन पर पहुँचा जाए और वहाँ के नज़ारे के लुत्फ़ उठाए जाएँ। टाइम जो है 3:27 और हम पहुँच चुके हैं नंदप्रयाग, जहाँ पर नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है। नीचे कैसे जाते हैं? गाड़ी लेके जा सकते हैं? गाड़ी लेके जा सकते हैं? आगे से अगर वहाँ पे जाना आपको बीच में, हाँ तो वहाँ तो पुल है, तो हाँ। वहाँ गाड़ी खड़ी करके वहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे वहाँ जाके पैदल जाना पड़ेगा। चलो। इधर से जाना है या नहा सकते हो वैसे। कि ये नंदाकिनी है, वो अलकनंदा है ना, नंदप्रयाग में। फिर वापस से अलकनंदा बन रही है। गर्मी इतनी है कि वापस से एक ब्रेक लेना पड़ गया। भैया चिल्ड बना देना एकदम, बर्फ डाल के। चाहे आप मुझसे 5 रुपए एक्स्ट्रा ले लेना, बर्फ जरूर डाल देना। ठीक है, बहुत चिल्ड है सर, इससे ज्यादा चिल्ड क्या दूं आप। बर्फ वर्फ नहीं जमाते क्या? चलो जैसा भी है, बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा। वो स्टाइल में नहीं बनाते, वो हाथ पे बिखेर बिखेर के सोडा जो बनाता है वो वीडियो में। मीठा बनाया ना? हाँ, स्वीट एंड सॉल्ट। ठीक है। क्या पहाड़ी नमक का, पहाड़ी मसाला? गाड़ी तो अपने रोड साइड खड़ी कर दी है और अब आए हैं हम संगम जो है ना उसके दर्शन करने, संगम देखने कि कहाँ पर पिंडर नदी और अलकनंदा का संगम होता है, जिसको कर्णप्रयाग बोला जाता है। यहाँ पर एक मंदिर भी है, यहाँ पर आप चाहो तो आ सकते हो दर्शन वगैरह करने। और इस तरीके का कुछ ये कैंपस है और यहाँ पर ना ये अस्पताल भी है एक तरीके का। और इधर दिखता है संगम। तो देखो हम आ रहे हैं वहाँ से, उधर की साइड से, और वहीं से आ रही है अलकनंदा, क्योंकि हम अलकनंदा के सारे चलते चलते आ रहे हैं। और इधर से आ रही है पिंडर नदी। पिंडर नदी ज़्यादा साफ दिखाई दे रही है ना, क्योंकि अलकनंदा में काफ़ी सारी नदियों का मिश्रण भी हो चुका है ना अभी तक। बहुत दूर से भी आ रही है, ये इतना दूर से नहीं आ रही होगी। तो ये है पिंडर नदी और यहाँ पर आकर इनका संगम हो रहा है। देखो ये है संगम स्थल। भाई तापमान 34 डिग्री हो रहा है और मेरा मन कर रहा था ठंडा पानी पीने का। मैं कहा पानी मिल जाए, कहीं पानी मिल जाए। ऑल्दो मैंने सोडा पानी भी पिया, लेकिन यार उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। तो मैं भी यही कह रहा था, मैंने कहा कहीं यार वो नहीं दिख रहे स्रोत से पानी के। एकदम से भाई 4-5 स्रोत आ गए पानी के और मैंने वहाँ से बॉटल भरी। थोड़ा सा ठंडा, इतना ठंडा नहीं है जितना वहाँ पर है ऊपर, लेकिन हाँ यहाँ पर थोड़ा बहुत ठंडा है। तो फिर पानी पी के थोड़ी सी प्यास बुझी। इस तरीके के कुछ नज़ारे हैं हमारे सामने। सब लोग इस समय रेस लगा रहे हैं कि कौन आगे निकले, कौन आगे निकले। और उधर वो वैगनार वाला जा रहा है, वो जा रहा है अर्टिगा वाला। काफ़ी देर तक हम यही एक रो जो है इसी को फॉलो कर रहे हैं। कोई रो जो है अपनी ब्रेक नहीं कर रहा है। अब चलते चलते हम पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग। 5:46 हो रही है। यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी 2 मुख्य नदियों का मिलन होता है और फिर जो है यहाँ से फिर से अलकनंदा आगे की ओर बढ़ती है और तब ये आगे जाकर देवप्रयाग में मिलकर गंगा बनाती है भागीरथी। देखो भाई रुद्रप्रयाग भी अब क्रॉस हो गया है। अच्छी बात ये रही कि इस बार चाहे रुद्रप्रयाग की बात करो, चाहे कर्णप्रयाग हो, चाहे विष्णुप्रयाग हो, कोई से भी प्रयाग की बात करो, हमें जाम नहीं मिला इस बार। अदरवाइज जब हम जा रहे थे ना, कल परसों की बात है, तो हमें जोशीमठ से आगे वहाँ तो बहुत ज़्यादा जाम मिला था। लेकिन अब जो है आज हमें कहीं भी जाम नहीं मिला। दोस्तों रुद्रप्रयाग क्रॉस करते हैं ना, अब मैं यहाँ पर पेट्रोल पंप पे अपना पेट्रोल टैंक फुल करा लेता हूँ। अब जो है पेट्रोल हो गया है 97.6 और जब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तब तक यहाँ पर 94 पॉइंट समथिंग, तो 3 रुपये बढ़ भी गया है पेट्रोल। और अभी जो है 321 किलोमीटर की वैसे रेंज रह रही है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा फ्यूल जो है फुल करा लूँगा। अब जहाँ तक एक नियम ये भी है कि 5000 रुपये से ज़्यादा का आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, गाड़ी में 5000 का आएगा भी नहीं। तो अभी मैंने पेट्रोल वाले जो भाई है ना उनसे पूछा कि भैया ये बताओ कि पेट्रोल वगैरह मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो वो बता रहे कि भाई ये समझो कि आज तो मिल भी रहा है, कल तो आई नहीं थी गाड़ी, नीचे से नहीं आ रही गाड़ी। तो पेट्रोल की किल्लत ना होना शुरू हो गई है। बस ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा कि यार एकदम से ही हो गई। तो हमें पता था कि होगी एक दिन, लेकिन धीरे धीरे कटौती करते तो थोड़ा समझ में भी आता। अब पता नहीं यार ये कब तक चलेंगी ये सारी चीज़ें। जल्दी से ये सब चीज़ें सॉल्व हो जाए तब हम इन वादियों के भी मज़े ले पाएँ, आपको भी अच्छे से घुमा पाएँ, घर बैठे बैठे वीडियोस भी अच्छी दिखाएं।
एक बड़ा स्पॉट ऐसा जहाँ पर सब थोड़ा जाम मिला है और पार्किंग करने की कहीं भी जगह नहीं है, आप कहीं भी गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, वो है धारी देवी। तो अभी हम धारी देवी मंदिर से होकर गुजर रहे हैं। हमने अभी कुछ दिन पहले दर्शन किए थे, मार्च में ही, आपको याद होगा। दोस्तों, उत्तराखंड की अलकनंदा नदी के बीचों बीच एक ऐसा मंदिर है जिसे देवभूमि की रक्षक देवी कहा जाता है। ये है धारी देवी मंदिर। मान्यता है कि माँ धारी देवी चार धाम की रक्षा करती हैं। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि देवी की मूर्ति दिन में 3 रूप बदलती है। सुबह कन्या का रूप, दोपहर में युवती का और शाम को वृद्धा का रूप। लोकल कथाओं में बताया जाता है कि एक भयंकर बाढ़ के बाद देवी की मूर्ति नदी में बहकर यहाँ आई थी। फिर देवी ने गांव वालों को सपने में दर्शन देकर यहीं मंदिर बनाने को कहा। लेकिन इस मंदिर का नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में आया साल 2013 में, जब हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए देवी की मूर्ति को हटाया गया और उसी दिन उत्तराखंड में विनाशकारी केदारनाथ आपदा आ गई। कई लोग इसे माँ धारी देवी का क्रोध मानते हैं तो कई इसे सिर्फ संयोग कहते हैं, लेकिन आज भी लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर माँ के दर्शन करते हैं। जय माँ धारी देवी। कैसे लगे आपको ड्रोन शॉट माँ धारी देवी के, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। सोचा कि निकाल लेता हूँ क्योंकि अब तो फिर अंधेरा हो चला है, बहुत जल्दी से अंधेरा हो जाएगा क्योंकि 6 ऑलरेडी बज चुके हैं और हम काफ़ी मंद गति से चल रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है रात को हम तेजी से चलेंगे। रात को मैं खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है, क्योंकि फिर नींद आएगी, फिर मैं रास्ता नहीं नाप पाऊंगा। एक बार खाना खा लिया दिन में, तुम लोग खा लेना जो कुछ थोड़ा बहुत खाना। यहाँ पर हमने उस दिन वो खाई थी, यहाँ है ना, पानी पूरी। तो यार अभी ना यहाँ पर हम श्रीनगर से होकर गुजर रहे हैं और श्रीनगर में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बिजी सिटी है। और अभी मैं यहाँ कोशिश कर रहा था कि मुझे मेरी जो गाड़ी का साइड मिरर जो मेरा टूटा था वो मिल जाए, पर लेकिन यहाँ कहीं नहीं मिल रहा। 2-3 दुकानों पर पूछ लिया है, एक दुकान पड़ी भी थी पर लेकिन वो उस साइड थी और उस साइड पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे थे। दोस्तों 7:41 है और हमारी डेस्टिनेशन हिमाचल अभी भी 590 किलोमीटर है यहाँ से। और अभी हम देवप्रयाग नहीं पहुँचे, देवप्रयाग पहुँचने वाले हैं। एक छोटे से भोजनालय या रेस्टोरेंट में रुके हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत चाय वाय पियेंगे, गाड़ी को रेस्ट देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। गाड़ी को रेस्ट देना जरूरी है क्योंकि आज तो अपन पूरी रात चलने वाले हैं। तो हमने तो मंगाई है अपने लिए चाय और हर्षु ने दाल चावल सुबह से लगा रखा है। अब आके खाए हैं, मतलब दोपहर में भी दाल चावल खिलाए थे लेकिन तब भी नहीं खा रही थी। हर्षु पेट भर के खाना अब, ठीक है, क्योंकि फिर रात को जब बंद हो जाएगा ना तो कुछ नहीं मिलेगा। काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया यार, लगभग 40-45 मिनट का। अब हम 9 बजे पहुंचने वाले हैं कल सुबह अपनी डेस्टिनेशन पर। 590 किलोमीटर है यहाँ से और अभी 89 किलोमीटर है ऋषिकेश चंबा टिहरी रोड जो है, और यहाँ से 25 किलोमीटर तो है ही देवप्रयाग। देवप्रयाग इज़ द लास्ट डेस्टिनेशन जहाँ पर आपको जो रोड है थोड़ी कम चौड़ी मिलेंगी, उसके बाद तो रोड सारी चौड़ी है। बस ऋषिकेश में थोड़ा रश मिल सकता है, लेकिन क्योंकि हम रात को जाएंगे ऋषिकेश, रात को क्रॉस करेंगे तो चांसेस कम है रश मिलने के। दोस्तों हम ना देवप्रयाग पहुँचने वाले थे, लेकिन अभी हमने देखा ना आग बहुत भयंकर लगी हुई है जंगलों में। देखो ये उत्तराखंड के जंगल हैं और इस समय आग लगी हुई है। रात के लगभग 9 बजने वाले हैं और यहाँ तक ना आग की आवाज़ आ रही है और ये पेड़ जल रहे हैं, ये खेत तो जल नहीं रहे हैं भाई। हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग एक ऐसा संगम स्थल, एक ऐसी पावन धरती जहां पर गंगा का उद्गम होता है। यहाँ पर क्या होता है, अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलती हैं। अलकनंदा जो हमारे साथ पहले से चलती हुई आ रही है और भागीरथी जो कि गोमुख से निकलती है और गंगोत्री धाम से होती हुई इधर तक आती है और फिर दोनों मिलकर गंगा बन जाती हैं। देवप्रयाग उतरे थे, 1-2 फोटो खिंचाई, 1-2 छोटी मोटी रील बनाई, इंस्टाग्राम पे डाल दी अपने, और अब हम बढ़ रहे हैं ऋषिकेश की ओर। अब ऋषिकेश तक कोई भी एक बड़ा प्रयाग या फिर एक बड़ा कोई विलेज नहीं पड़ने वाला। वैसे भी ये एक अंतिम प्रयाग ही था भाई। रात के ना 10 बज रहे हैं और अभी भी हमारा जो डिस्टेंस है हमारा हिमाचल प्रदेश वो है 535 किलोमीटर और 34 किलोमीटर ऋषिकेश चंबा रोड। मतलब रात को गाड़ी चलाने में पहाड़ों पर खासकर मज़ा तो आता है, रिस्की तो है पर लेकिन मज़ा आता है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कोई भी ट्रैफिक नहीं मिलता, बहुत कम ट्रैफिक मिलता ना के बराबर। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि यार ओवरटेकिंग ना आसान हो जाती है।
जैसे वहाँ से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है मोड़ पर, मुझे कैसे पता चलेगा? वो पता चल जाता है कि उसकी वाहन की ना लाइट नहीं दिखती है। लेकिन क्योंकि मुझे रात को गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस है, मैं काफ़ी मोटरसाइकिल भी काफ़ी चलाई है और अब तो गाड़ी भी काफ़ी चला ली है। 50,000 किलोमीटर अब मेरी कंप्लीट होने वाले हैं गाड़ी को, 130 किलोमीटर और हो जाएगी तो मेरी गाड़ी 50,000 किलोमीटर हो जाएगी। तो इस एक्सपीरियंस से मुझे थोड़ा सा अब ये पता चल गया है कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है पहाड़ों पर, खासकर रात में। और जैसे गुड़िया तो ये बताइए, उत्तरकाशी हो गया, हर्षिल वैली हो गया, या फिर लास्ट टाइम रुद्रप्रयाग जब हम गए थे, है ना, उसके अलावा और भी बहुत सारी, जैसे मनाली वगैरह हम कई बार हमने रात को किया है। तो काफ़ी सारी जो लोकेशंस हैं हमने रात को कवर करी हैं पहाड़ों की। उससे थोड़ा सा काफ़ी सारी चीज़ें ना पता चल जाती हैं कि कैसे चलाई जाती है। तो गाइस टाइम जो है ना इस समय 10:22 हो रही हैं और हल्की हल्की सी ना आँख मेरी भारी होने लगी थी, तो सोचा कि अब हल्का सा मुंह धो लिया जाए, थोड़ा सा ब्रेक कर लिया जाए और ब्रेक के साथ साथ थोड़ी सी स्ट्रेचिंग भी कर ली जाए। अभी लगभग 18 किलोमीटर के आसपास रह रहा है ऋषिकेश टिहरी चंबा रोड, वो रोड हमें पकड़ना है, शायद वहाँ पर हाईवे आ जाए। पहाड़ अब जो है बहुत ज़्यादा बड़े रहे नहीं है, मतलब 17-18 किलोमीटर के पहाड़ अभी रह गए हैं। रात के 10:54 लगभग 11 बजने वाले हैं और हमें मिला है जाम। इसका मतलब ये है कि अब हम ऋषिकेश पहुँचने वाले हैं। लगभग 3 किलोमीटर के आसपास ऋषिकेश मेन सिटी जो है वो है। जिला तो बहुत पहले से लग गया, लेकिन जो मेन सिटी है वो अब आने वाला है 3 किलोमीटर बाद। और जाम आपको दिख ही रहा होगा हमारे मैप के अंदर रेड, तो ये यहाँ पर देखो +8 मिनट का जाम दिखा रहा है। अब देखो 8 मिनट का है, कभी 7 हो जाता है, कभी 9 हो जाता है, कितना लंबा जाम है पता चलेगा, लेकिन लाइन तो लंबी लगी हुई है भाई साहब। 11:08 हो रही है और ऋषिकेश में चहल पहल देखो क्या भयानक हो रखी है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ऋषिकेश सोता नहीं है। लोग आते हैं घूमने, रात भर घूमते रहते हैं, दिन में जब थोड़ा ज़्यादा गर्मी होती है गंगा किनारे चले जाते हैं, मस्ती करते हैं आराम से। लेकिन अभी जो है हर कोई बाहर घूम रहा है, ऐसा लग रहा है ऋषिकेश सोया हुआ नहीं है। ऐसी लगती है देखो होटलों की पार्किंग। यहाँ पर यह है ब्लिस गंगा होटल और पार्किंग ऐसी है कि रोड पर ही गाड़ी लगानी पड़ेगी आपको, अपने होटल की कोई पार्किंग नहीं है किसी की भी। अभी ना हम लोग देहरादून की ओर बढ़ रहे हैं और हमें 18 किलोमीटर बाद राइट टर्न लेना है और जो चंद्रभागा नदी है वो हमारे राइट साइड में पैरेलल चल रही है। तो अभी ये जहाँ तक है देहरादून ले जाएगा, देहरादून से कोई हाईवे या एक्सप्रेस वे पकड़वाएगा, फिर हमें मेन जो हिमाचल वाला एक्सप्रेस वे है ना, या हाईवे बोल लो, वो हमें पकड़वाएगा, फिर वहाँ से हमें चलना होगा हिमाचल की ओर। ये जो एरिया है ना ये बारकोट रेंज है और उसी के बीच में से रोड जा रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट एकदम भाई साहब कोर जंगल है और पता नहीं दिन में कैसा दिखाई देता है, लेकिन रात में तो एकदम भयानक जंगल है। देखो डेंस जंगल है, डेंस। यहाँ पे इसमें भी देख लो, ये हमारा देखो, ये देखो यहाँ को, ये हमारी रोड है, यहाँ हमारी गाड़ी जा रही है, इधर चंद्रभागा रिवर हो गई, उधर ये देखो डेंस फॉरेस्ट भाई साहब। तो अब हमें गूगल मैप ने NH7 पर लाकर मिला दिया है। अभी 220 मीटर बाद हम NH7 पे जाकर मिल जाएंगे। देहरादून यहाँ से 19 किलोमीटर है, जबकि मसूरी केवल 53 किलोमीटर यहाँ से रह गया है। पौंटा साहिब यहाँ से 70 किलोमीटर है। तो यार काफ़ी दिनों बाद, लगभग 3-4 दिन हो गए हैं, अब आया है हमारा टोल। अभी तक टोल मिल ही नहीं रहा था हमें, तो यहाँ पे हमें टोल टैक्स देना पड़ेगा। वैसे तो हमारा चलना चाहिए वही एनुअल पास, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है। लेट्स सी क्या होता है। दोस्तों टाइम जो है इस समय 1:35 हो रहा है और थोड़ा सा लेट लिए हैं, 1 आधा घंटा। अब 11:33 बता रहा है कि हम पहुँचने वाले हैं। 474 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस है। ये रोड जो है और भी ज़्यादा खाली मिलेंगी, तो चलिए चलते हैं, रास्ते को नापते हैं और पहुँचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर फटाफट। इस समय ना हम देहरादून शहर से होकर गुजर रहे हैं और पूरा शहर इस समय सोया हुआ है, क्योंकि 1:54 लगभग 2 बज रहे हैं। NH7 पता नहीं कैसा हाईवे है, यहाँ पर कोई भी पेट्रोल पंप जो है ना वो खुला नहीं मिल रहा है इस समय पर, जबकि नेशनल हाईवे है। एक पेट्रोल पंप अभी पीछे मिला था इंडियन ऑयल का, जिस पे लिखा था 24/7 ओपन, लेकिन 24/7 ओपन अभी 2:30 बज रहे हैं और अभी ओपन नहीं है, कोई था ही नहीं, सब मशीनें वगैरह बंद पड़ी थी। तो इस समय अगर किसी को पेट्रोल की इमरजेंसी पड़ जाए तो वो कहाँ ही जाए। फी प्लाजा वगैरह सब कुछ है, जैसे आ गया टोल आ गया, काफ़ी अच्छे खासे टोल है, मतलब 115 रुपये 120 रुपये ऐसा लग रहा है, बट लेकिन जो पेट्रोल पंप है वो खुले हुए नहीं है। सामने देखो भाई लिखा हुआ आ रहा है शिमला, और हमें जो है लेफ़्ट ही लेना है। तो फाइनली हिमाचल में आपका स्वागत है। हिमाचल में अब हम प्रवेश कर गए, क्योंकि अब हमारा एक स्टेट एंट्री भी लगा है, जहाँ पर 100 रुपये लिए हैं स्टेट एंट्री के लिए, हिमाचल के लिए। वैसे अभी हमारे पास 346 किलोमीटर की रेंज है, जो कि मोर देन एनफ है। अभी 411 किलोमीटर हमें पहुँचना है। 340 किलोमीटर ठीक है, मतलब
आराम से कभी 8-9 बजे के आसपास भी हम पेट्रोल भरवा सकते हैं। यहाँ मालूम करते हैं बाहर पेट्रोल पंप का, एक पेट्रोल पंप मिला तो है, अगर चालू होगा तो फिर भरवाएंगे। कोई बैठा तो है और मीटर भी चालू है। लेट्स सी। अभी तो 342 की रेंज दिखा रहा है और केवल 2 ही डॉट गए हैं अभी तक, ज़्यादा डॉट गए भी नहीं अपने। हमारे पास जो पेट्रोल आया वो 1861.76 का आया, 18.93 लीटर, मतलब लगभग 19 लीटर आया। और अब जो रेंज है वो 602 किलोमीटर की रेंज हमें दिखा रहा है। रेंज इज़ मोर देन एनफ नाउ, बिकॉज हमें जो है 403 किलोमीटर जाना है अपनी डेस्टिनेशन हिमाचल के लिए। पर लगे हाथ मैंने एक चीज़ और साफ़ कर ली, अपनी हेडलाइट। जो क्या शानदार अब पड़ रही है हेडलाइट। मतलब मुझे पता ही नहीं था कि यार हेडलाइट इतनी गंदी हो रही है और मैं चलाई जा रहा हूँ गाड़ी। तो भाई ऐसे रास्ते देखकर थोड़ा भरोसा होने लगा कि हम हिमाचल में प्रवेश कर चुके हैं। अदरवाइज़ बहुत ठीक रास्ते आ रहे थे, मतलब हाईवे आ रहा था। तो ये ना हमें नाहन वाले रास्ते को लेकर जा रहा है। ये वाले रास्ते ना काफ़ी ज़्यादा पतले भी हैं और बराबर में एक नदी बह रही, नहीं वाटरफॉल है बराबर में। हाँ तो भाई चलो, आ रही है वाइब, आने लगी है वापस से हिमाचल की वाइब आ रही है कि अब हम हिमाचल में लग गए हैं। 376 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस अभी भी रह रही है। 11:48 पर पहुँचेंगे, 3:45 अभी टाइम हो रहा है। अभी जो है रोड पर लगभग ना के बराबर जनता है। दोस्तों 4:55 हो रही है और अब जो है ना धीरे धीरे उजाला भी होने लगा है, मतलब दिन निकलने वाला है। और अभी भी हम बढ़ रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। 318 किलोमीटर रह रहा है। 11:46 पर हमें पहुंचाने वाला है सुबह, क्योंकि अभी 4:56 हो रही है। तो ये कुंभकर्ण का समय होता है, तो थोड़ी सी नींद आ रही है। तो सोच रहा हूँ कि हल्की सी नींद ले लेता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ। इसलिए मैंने गाड़ी ना यहाँ पर रोड साइड लगा दी है। अब आप सोचोगे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो वैसे तो यहाँ पर एक बैंकेट हॉल टाइप है, लेकिन यहीं पर पीछे एक पुलिस चौकी भी है। मतलब यहाँ पे एक पुलिस चेक पोस्ट है पीछे, और जस्ट मतलब लगभग कोई 50 मीटर के आसपास होगा। इसलिए मैंने मुनासिब समझा यहाँ पर सड़क के साइड रोक कर गाड़ी में आराम करना। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी जो है 6 बज रहे हैं। मैं लगभग 1 घंटे के आसपास लेट गया हूँ। अभी हमारी डिस्टेंस 318 किलोमीटर है और अब बता रहा है कि 1:02 पर हम पहुँचेंगे। तो अभी लेटे तो 1 घंटा, लेकिन लेट दिखा रहा है यहाँ पर लगभग 2 घंटे के आसपास, 1.5 घंटे के आसपास। तो चलो रास्ता कवर करते हैं और पहुँचते हैं अपना पहाड़ों में वापस से। ये भी हम मोहाली सिटी है ना, उसको बाईपास कर रहे हैं। मोहाली सिटी को IT सिटी भी बोला जाता है। सड़क पर कोई नहीं है क्योंकि अभी है 6:38, तो बहुत कम ट्रैफिक है। अभी हमें जो है ये रोड जीरकपुर वाला जो रोड है ना, वहाँ पर जाकर मिला देगा और फिर हम जो है मेन जो हमारा हिमाचल मनाली वाला रोड है उस पर जाकर मिल जाएंगे। जैसे गुड़गांव में है ना अंडरपास, ऐसे यहाँ भी अंडरपास है मोहाली बाईपास रोड पर। और अभी तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि भाई किधर जाना, इधर जाना, इधर जाना। देखो कहाँ पहाड़ों पे हम कल तक नीले नीले आसमान में थे, लेकिन अभी जो है आसमान का कलर ही नहीं चमक रहा। मतलब ये तो अच्छा है, कैमरा जो कैमरे की क्वालिटी ऐसी है कि ये आसमान को नीला जज कर पा रहा है, लेकिन नीले कलर का आसमान ना है नहीं। अब जो है ऐसे ही बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भरा हुआ है आसमान में। स्पीड लिमिट का बोर्ड भी आ गया है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा है यहाँ पर गाड़ी की, और ट्रक या बस की 80 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला टोल गेट आ गया इस हाईवे का। भाई ये तो हाईवे एक्सप्रेसवे जो भी बोलो बड़ा ही मस्त है यार। मतलब बिल्कुल भी मतलब मस्त भी है और एक तरीके से बोरिंग भी है। यहाँ पर आपको ब्रेक तक मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेरे को तो वापस से नींद आने लगी बहुत तेज, क्योंकि मैं 1 घंटा ही लेटा था और वापस से नींद आने लगी। मतलब यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आप क्रूज में लगाओ गाड़ी और चलते रहो घंटों तक। अभी जो टाइम हो रहा है 7:46, एक ब्रेक हो गया लंबा सा, जहाँ पर हमने ब्रश वगैरह कर लिया है, थोड़ा रिफ्रेशमेंट वगैरह कर लिया है। और अभी 272 किलोमीटर हमें और जाना है। अब 1:52 पर हम पहुँच रहे हैं। अब हम 400 या 300 मीटर बाद लेफ्ट लेंगे, मतलब हम यहाँ पर कुराली और रोपड़ के लिए एग्जिट कर जाएंगे। ऐसी तरह कुछ सुंदरनगर, फिर उसके बाद आपका ये भरतगढ़ वगैरह ये सब आते रहेंगे और हम जो है हिमाचल की ओर बढ़ते रहेंगे। और हम आ चुके हैं फाइनली नेशनल हाईवे 205 पर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 205, और यही वो हाईवे है जो हमें लेकर जाने वाला है हमारी डेस्टिनेशन पर। इस हाईवे के लिए पूरी रात हमने ड्राइव करी है, पता नहीं कहाँ को निकल कर आए भाई, हमारा ही मन जाता है। क्या कह रहा है? मुरमुरे के लड्डू हमारे यहाँ आते हैं, मरुंडा बोलते हैं इसको। मरुंडा, यहाँ का मरुंडा बोलते हैं। क्रंची मरुंडा, गुड़ के और मुरमुरे के लड्डू बनाते हैं ना। तो यही सिग्नल पे एक भाई मिल गया था, कह रहा जी ब्लॉगिंग करा दो सुबह। मैंने कहा ले भाई तेरी ब्लॉगिंग कराते हैं। अब आ गया फाइनली वो कट जहाँ पर हम ये वाला हाईवे छोड़ देंगे और पहाड़ों वाला हाईवे पकड़ लेंगे 205 ही। और ये मनाली के लिए हमें वहाँ पर ऊपर पुल से जाना पड़ेगा। अभी देखिएगा हम किस तरीके से जाते हैं आगे। देखो जैसे यहाँ पर ना ये ऐसे मोड़ आ रहा है, इसी तरीके से देखो ऊपर वाला जो बोर्ड दिखाई दे रहा है हरे रंग का,
इसमें भी इसी तरीके से मोड़ आ रहा है। तो बस हमें यही फॉलो करना है। अब हमें ऊपर चढ़ जाना है। यहाँ इधर की साइड तो आनंदपुर साहिब आएगा और इधर की साइड हम ऊपर की तरफ चढ़ जाएंगे। ये रहा, ये चढ़ गए हम मनाली की ओर। चलो मनाली, चलो अर्जुन। काम में उत्तराखंड में जब हम नीति वैली की तरफ बढ़े थे, हमें कितना शानदार नज़ारा मिला था, मतलब एकदम क्लियर, और वहाँ पर प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं था। और यहाँ घुसते देखो पहाड़ कितनी दूर है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, धुंधले धुंधले से दिखाई दे रहे हैं, धुआं धुआं से दिखाई दे रहा है। ये सब क्या है? ये सब प्रदूषण है भाई, प्रदूषण। अब हम जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे ना, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, मनाली से अभी आगे जाएंगे, तो वहाँ पर बहुत क्लियर आसमान दिखाई देने लगेगा, बहुत क्लियर पहाड़ में दिखाई देंगे। देवभूमि हिमाचल में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये है टनल नंबर 1। अब टनल नंबर 1 में हम प्रवेश कर रहे हैं, जिसकी सीमा है 60, और हमें यहाँ से निकाल दिया गया है। शायद कुछ काम वाम चल रहा है लगता है। ओहो, हमारी गाड़ी में थोड़ा सा वो हो गया। ओहो शिट, लिया है फौजियों ने। तो ये फौजी की गाड़ी से ठुकी है। हाँ, वो ओवरटेक कर रहा है उधर से। अब देखो ये पूरा का पूरा पहाड़ आ गया, सड़क खत्म ही कर दी, सड़क तो दिखाई नहीं दे रही। अब लगे हुए हैं, पता नहीं कितने दिन लगेंगे इसको साफ करने में। इतने यही कर रखा है। यहाँ पर ना ACC सीमेंट की फैक्ट्री भी लगी हुई है, और यहाँ पर कोल डैम भी है। तो अभी भी लगभग 150 किलोमीटर के आसपास यहाँ से मनाली है। और आगे देखो आ गई है हमारी टनल नंबर 5। भाई कहाँ ठोकी लगा, देखो कहाँ ठोकी। इसलिए तो कहना है तेजी से रपटते हुए ना, कहीं की कहीं ठुक जा गाड़ी, बच गया बंदा बस। अच्छा दूसरी भी ठुकी है, 2 गाड़ी ठुकी है, एक बलिनो है, एक आल्टो है। ये दूसरा एक्सीडेंट देख लिया हमने। तो भाई जब भी पहाड़ों पर आओ ना, थोड़ा सा ध्यान रखा करो चलाने का। एक बात और बता दूं कि अभी देखो कितनी धूल है पहाड़ों पर, बहुत ज़्यादा धूल ही धूल हो रखी है, प्रदूषण हो रखा है। तो जब भी आप हिमाचल प्रदेश आओगे ना, तो आपको अच्छे पहाड़ देखने के लिए, क्लियर पहाड़ देखने के लिए शिमला से या नारकंडा से आगे कूदना पड़ेगा, शिमला वाली साइड, यहाँ वाली साइड मनाली, या फिर उससे आगे जाना पड़ेगा। और उधर उत्तराखंड वाली साइड की बात करें तो जहाँ से भी हम आ रहे हैं, वहाँ पर ऋषिकेश से आगे जाना पड़ेगा। फिर ऋषिकेश से आगे भी, इवन रुद्रप्रयाग से भी आगे जाना पड़ेगा। वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे धुंधले धुंधले पहाड़ या फिर धुएं वाले पहाड़ दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद तो चीज़ें साफ़ होती चली जाती हैं, क्योंकि AQI जो है वो सुधरता चला जाता है। तो यार अभी थोड़ा फिर रुके हैं ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए, और अभी ट्राई करेंगे कि यहाँ से कुछ लेने, पिज़्ज़ा वगैरह या बर्गर वगैरह। यार यहाँ भी अभी ये लापिनोज पिज़्ज़ा और डोमिनोज पिज़्ज़ा दोनों बंद है, अभी टाइम लगेगा। और हर्षु कह रही है कि कुछ अनहेल्दी खाना है, और मैं कह रहा हूँ क्या फ्रूट्स खाते हैं, सबसे अच्छा है। तो भाई ये यहाँ पर 40 रुपए की प्लेट दी है, और ये ना हम सोचे थे मटर है, लेकिन ये छोले हैं, चना भी नहीं है, छोले हैं। और अपने यूपी में तो बहुत मौज भार रहती है इनकी। जब आप जाते हो ना मेरठ से हरिद्वार, तो हम तो यही खाते जाते हैं। यहाँ पे अब मिला है, और फल वाले बैठेंगे आगे कुल्लू की तरफ। तो दोस्तों हमारा कुलचा और ये मटर वाला ब्रेक हो गया है, मतलब एक तरीके का ब्रेकफास्ट हो गया है। और हर्षु ने भी अपना कर लिया है। ये था इसका बिना मिर्च का। और एक बात मैं बताऊं आपको, मैंने आपको 40 का बताया था, 40 का नहीं है, ये 80 का है। तो आप जब भी खाओ ना, तो यहाँ से खासकर ये जो रहते हैं ना रेडी वाले, इनसे ठीक से क्लैरिटी ले लेना कि भाई कितने का है। हमसे बोला कि हमने पूछा 2 प्लेट कितने की, नो बोला 80 रुपए की। अब बोल रहे कि 80 रुपए की एक प्लेट है, 40 रुपए का एक पीस है, तो 160 रुपए हो गए आपके। तो इस तरीके का स्कैम भी होता है, इसलिए लोग अपना लाते हैं, अपना खाते हैं, अपना बनाते हैं ठीक से, अपना पेट भी ठीक रहता है। तो आप एक काम जरूर करना, जब भी आप आओगे ठीक से क्लैरिटी जरूर लेना इन लोगों से, तभी आप खाना। तो ये है डैम, ये ब्यास रिवर पर बना हुआ है, पंडो डैम बोलते हैं उसको, पंडो डैम है, बहुत ही शानदार भाई। अब यहाँ तक उन्होंने पानी रोक रखा है, उसके आगे जो है वहाँ पानी नहीं है, मतलब पूरी ब्यास रिवर जो है सूखी पड़ी हुई है। और इस बार तो उन्होंने बहुत स्पेशली लिख भी दिया है कि नो ड्रोन जोन, मतलब कोई ड्रोन भी ना उड़ाए यहाँ पर। ये है टनल नंबर 11। एक तरफ का रास्ता इसका बंद है, कुछ काम चल रहा होगा, देखो वो बंद कर रखा, और एक तरफ का रास्ता चालू है, और यहीं पर दोनों आने जाने वाला ट्रैफिक है। अभी जो है हमने पीछे छोड़ दिया है पंडो डैम, और बगलामुखी मंदिर भी गया है। कोशिश करेंगे आते हुए हम बगलामुखी मंदिर के दर्शन कर लें, काफी मान्यता है। रोपवे से जाते हैं अब तो, पहले रोपवे नहीं बना हुआ था 2 साल पहले जब मैं आया था। 2 साल भी कहा, ज्यादा हो गया हमें समय आए हुए ना, 24 में नहीं, 24 से भी पहले हम शायद आए थे जब ये कोविड वगैरह लगा था, 22 के आसपास जब की बात है, जब मैं फोटो वगैरह खिंचवाए थे वहाँ पे। तो वहाँ पर नहीं था रोपवे, लेकिन अब तो रोपवे बन गया है। तो भाई हर्षु भी साथ में है, तो सहूलियत हो जाएगी हमारे लिए। तो यार मरम्मत का काम जो है ना काफ़ी जोरों शोरों से चल रहा है, पूरी तरीके से ऑफ रोडिंग है,
जितना रोड बनाते हैं उतना ही ज़्यादा लैंडस्लाइड हो जाता है। तो ये बात मैंने ऑब्जर्व करी एज कम्पेयर टू उत्तराखंड वाले जो रास्ते हैं, ये वाले जो रास्ते हैं ना, इनमें लैंडस्लाइड वगैरह बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको लैंडस्लाइड देखने के लिए मिलेगा, थोड़ी थोड़ी देर में लैंडस्लाइड। सारी जगह रोड टूटी है, कहीं काम चल रहा है, कहीं लैंडस्लाइड हो गया है, कहीं टूट रहा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं टनल बंद है। और टनल के अंदर अगर आप जाते हैं तो फिर आपको मनाली और कुल्लू वाला रास्ता मिलता है, जबकि बराबर से जो रास्ता कटता है ना वो जिब्बी शानगढ़ की तरफ जाता है। और बहुत शानदार वैली भी है वहाँ पर, जिसको सेंज वैली बोला जाता है। हमने इस चैनल पर वहाँ की वीडियो डाली भी है, शानगढ़ की, सेंज वैली की, आप देखिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। अभी हमने कुल्लू क्रॉस किया है और यहाँ से अटल टनल का जो डिस्टेंस है लगभग 92 या 93 किलोमीटर के आसपास है। अभी मैंने दुकान से कुछ खरीदारी करी तो उन्होंने बताया कि अटल टनल के पहाड़ तो थोड़ा अच्छा खासा बर्फ़ भी देखा जा रहा है और श्रृंखला टॉप पर तो काफ़ी सारा बर्फ़ है। और सभी टाइप के व्हीकल जो है उनके लिए खोला हुआ है रास्ता, क्योंकि सड़क पर बर्फ़ नहीं है। कुछ अच्छे शॉट्स वहाँ पर आ सकते हैं, हर्षु भी अच्छे से एंजॉय कर सकती है, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ जो है काफ़ी सारी देखने के लिए मिल रही है, ऐसा उन्होंने बताया। और टेम्परेचर वहाँ पर भले ही धूप है लेकिन टेम्परेचर कम है और सुबह के चढ़ाने वाली ठंड भी है। दोस्तों मनाली से पहले ही अपना मैं पेट्रोल टैंक फुल करा लेता हूँ। लगभग 2200-2300 रुपये का पेट्रोल आने वाला है और रेंज जो है 600 प्लस की हो जाएगी। 98.19 रुपीज़ प्रति लीटर यहाँ पर पेट्रोल का प्राइस है, प्राइस इंक्रीज़ होने के बाद। तो अभी हम भुंतर से होकर गुजर रहे हैं और भुंतर शहर बहुत बड़ा शहर है। आप देखिए हमारे लेफ़्ट में भुंतर चल रहा है और बराबर में वो व्यास रिवर भी है, वो भी बह रही है। और मतलब इतनी दूर दूर तक यहाँ पर मकान दिख रहे हैं, बहुत दूर दूर तक। और एक कोई मंदिर भी है बहुत ऊपर, मुझे पता नहीं, काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ से। तो 2.5 किलोमीटर दूर यहाँ से भुंतर हवाई अड्डा भी है। हाँ, वो ऐसा नहीं है कि दिल्ली टू भुंतर ये कोई कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, वो तो आपको चंडीगढ़ तक ही मिलेगी। हो सकता है कि यहाँ पर किसी काम के लिए, इमरजेंसी के लिए यहाँ पर एयरपोर्ट बना रखा हो, बाकी तो मुझे इतना ही पता है। और अब जो है इसके बाद सीधा मनाली एक बड़ा डेस्टिनेशन आने वाला है, क्योंकि कुल्लू भी पीछे छूट गया है, अब भुंतर छूट गया है और आगे मनाली आएगा। अब देखिए ये वाला कट आ गया है कि यहाँ पर राइट साइड में ना मणिकरण और कसोल जाता है और सीधा जाता है आपका मनाली और लेफ़्ट में है ये भुंतर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जज कर सकते हैं। ये जो है ना, ये पूरा सर्किल जो है अभी कुछ सालों में बनाया, इधर कसोल जाता है, काफ़ी सुंदर जगह है कसोल भी। यार एक छोटा सा ना ब्रेक हो गया है, ब्लॉसम गेस्ट हाउस है, इसी के बराबर में सिड्डू हमने खा लिया है, ठीक है। और इससे जुड़ी एक बात अभी आपको बताता हूँ। तो अभी ना मनाली से पहले टाटा मोटर्स का शोरूम पड़ता है, वहाँ पर बराबर में एक राफ्टिंग का वो था, राफ्टिंग बुकिंग सेंटर, और उसके बराबर में ही एक सिड्डू वाले की शॉप थी। तो जो हमने सिड्डू वहाँ से ट्राई किया, सिड्डू खाया, और फिर मैं बता रहा था कि अपने ब्लॉग में कि भाई मैंने यहाँ पे सिड्डू ट्राई किया है, तो वो उसके अंदर वो थोड़ा सा आ गया ब्लॉग के अंदर। तो कह रहा ये मत लो, व्लॉग मत लो, ये मत करो, मेरे को मत लो, मैं तो बड़े बड़े एक्टरों के साथ करवाता हूँ, मैं ऐसे व्लॉगिंग में नहीं आता हूँ, बहुत लोग व्लॉगिंग करते फिरते हैं, हमारे यहाँ पे बहुत लोकल लोग करते हैं, कहाँ से आए हो तुम, हरियाणा से आए हो, ये वो। मैंने कहा भाई व्लॉगिंग अच्छा लगता है, मेरा पैशन है। तो कह रहा कि नहीं हमें नहीं आना था आपके ब्लॉग में। मैंने कहा ये अभी डिलीट कर रहा हूँ, मगर लो सारी डिलीट नहीं, अगर आप उसका रखो, सिद्धू का रखो, ये मत दिखाओ राफ्टिंग वाफ्टिंग, कोई गैर कानूनी काम कर रहा क्या। देखो भाई बाइकर्स जा रहे हैं एक के बाद एक, इतनी सारी बाइक है। ये अब लेह लद्दाख का रास्ता जो है ओपन हो गया ना, तो ये लोग जा रहे होंगे, ले जा रहे होंगे, सब पैक्ड है पूरी तरीके से। एक एक सामान, हल्का सा सामान इधर से उधर हिल भी नहीं रहा है बाइकों पर, और सब पे महंगी बाइक है। एवरेज प्राइस जो है इनकी बाइक का वो 18 लाख रुपए होगा कम से कम। बस मनाली कुछ दूर रह गया है और देखियो हमें जो है पहाड़ ऐसे दिखाई दे गए जिनकी चोटियों पर बर्फ है, ग्लेशियर दिखाई दे रहे हैं। जो ब्यास रिवर है ना उसमें पानी बहुत कम है, मतलब या तो अभी इतनी तेजी से नहीं पिघले हैं जो भी ग्लेशियर हैं, या फिर अभी आने वाले टाइम में होगा। जैसे मानसून शुरू होगा तो बहुत सारा जो पानी है पहाड़ों पे से वो ब्यास रिवर में आएगा और वो ही कोहराम मचाती है भाई, यहाँ पर सड़क की सड़क बहा देती है। लेकिन अभी देखो क्या पूरी की पूरी रेंज दिखाई दे रही है वाइट। और ऐसा कह रहे हैं कि अटल टनल पर भी बर्फ़ है, जो उसका दूसरे वाला पोर्टल है, नॉर्थ पोर्टल है, और नॉर्थ पोर्टल से आगे आप सिसु की तरफ जाओ तो वहाँ पर भी चांसेस ज़्यादा हैं बर्फ़ मिलने के। फाइनली हमें दिखाई दे गया है मनाली, सामने मनाली है भाई, देखो पूरी की पूरी चौड़ी घाटी है और बीच में मनाली शहर, क्या सुंदर नज़र आ रहा है। और वो उधर देखो थोड़े पहाड़ बंजर हैं, थोड़े पहाड़ों पर बर्फ़ है और काफ़ी सारे पहाड़, यहाँ पर हरियाली भी है काफ़ी सारे पहाड़ों पर। और जब आप मनाली से अटल टनल या फिर सोलांग वैली की तरफ जाएंगे ना, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा
आपको हरियाली देखने के लिए मिलेगी पहाड़ों पर। यहाँ पे देखो व्यास नदी का कितना अच्छा व्यू आ रहा है, और साथ में ये भी देखो कि क्या तांडव मचा रखा था व्यास नदी ने, कितना सारा मलबा अपने साथ लेकर आई है जब यहाँ पर बाढ़ आ गई थी इस नदी की वजह से। ये सड़क वड़क ना काफ़ी ज़्यादा बह गई थी। मनाली में जस्ट एंटर करने से पहले एक टोल आपको यहाँ भी देना पड़ेगा। ये एक तरीके का ग्रीन टैक्स है जो कि शायद इन्होंने फास्टैग से इंटीग्रेट किया है, लेकिन इनका फास्टैग वाला शायद काम नहीं कर रहा है। तो मनाली में जस्ट एंटर करने से पहले आपको वो टोल देना पड़ता है, वहाँ पे आपका टोल टैक्स लगता है। और फिर यहाँ पर अब क्योंकि जो लेह लद्दाख वाला रास्ता है ना, मनाली टू लेह, वो ओपन हो चुका है फॉर ऑल टाइप ऑफ व्हीकल, इसलिए थोड़ी सी मुझे भीड़ भी दिखाई दे रही है, क्योंकि आज मंडे है तो इतनी भीड़ नहीं दिखाई देनी चाहिए थी। ऐसा लोग बता रहे थे जो लोकल्स हैं, जो दुकानदार हैं, कि वो संडे को ऊपर गए थे अटल टनल की तरफ, तो उस समय काफ़ी भीड़ और जाम वाम मिला था। लेकिन आज थोड़ा मुश्किल है जाम मिलना, क्योंकि आज मंडे है और गूगल मैप भी हमें कुछ नहीं बता रहा है कि किसी तरीके का जाम रास्ते में है अटल टनल तक। तो